गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है एनर्जी बैंड डायग्राम। सेमीकंडक्टर यानी मेनली दो सेमीकंडक्टर हमारे इस सिलेबस में है, वो है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जिनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें जो थियरी उन्होंने शुरू की है वो शुरू की है एनर्जी बैंड डायग्राम में। तो 3 तरह के मटेरियल उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। पहला है इंसुलेटर, फिर है सेमीकंडक्टर, फिर है कंडक्टर। तो एनर्जी बैंड यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो इंसुलेटर में होते हैं इनमें ये गैप जो है वो बहुत ज्यादा होती है। सो दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। और इनके बीच में जो एनर्जी रहती है उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इंसुलेटर्स में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसके कारण एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और इसलिए इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर में ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी वहाँ पे इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं। दैट्स व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और ये जो एनर्जी बैंड है इट इज अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, दोनों में जो डिफरेंस है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन इजीली गेन दिस मच एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी एंड दे कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर्स आर हैविंग फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। और उसके लिए बट उसकी जो कंडक्टिविटी जो है वो definitely it is less than conductivity of metals, that means conductors. So that's why these materials are called as semiconductors. अब हमारा काम यह है कि हमें इनकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनाने हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आपको एन टाइप मटेरियल बनाना है तो फॉर एन टाइप मटेरियल हमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी है, जैसे कि एंटीमनी, आर्सेनिक या फिर फास्फोरस। ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आपको ऐड करनी है, जिसकी वजह से 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बचा एक इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डेड नहीं है, सो इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द एटम। तो यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसको ये जो इम्प्योरिटी है इसको डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं, बिकॉज इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डोनर इम्प्योरिटी वगैरह वगैरह ये, या फिर ये कौन सी इम्प्योरिटीज एन टाइप में यूज कर सकते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस। तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में वी आर एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में आपका है आपका बोरॉन है, देन वी हैव एल्यूमिनियम, दीज आर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। और ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज जो है ऐड करने से आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। इसमें इसको कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, याद रखो, इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि ये एक होल डोनेट करता है। डोनेट करना जरा गलत रहेगा, एक होल जनरेट होता है वहां पे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बचा एक बॉन्ड जो कि खाली रह जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज वैकेंसी यानी होल। तो एक होल वहां पे बन जाता है, और होल जो है उसमें टेंडेंसी रहती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। सो ये 2 तरह के मटेरियल है। अब हम क्या करेंगे, इन 2 तरह के मटेरियल को हम जोड़ने वाले हैं। तो ये 2 तरह के मटेरियल जब हम जोड़ देंगे सो विल फॉर्म पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन बनने के बाद हमें उस जंक्शन को अभी फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक डायोड है, पी एन जंक्शन डायोड है। इसमें मैंने पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है, सो दिस बिकम्स फॉरवर्ड बायस डायोड। यहाँ पे एक याद रखना, एक डिप्लेशन रीजन फॉर्म होती है एट द जंक्शन।
तो डिप्लीशन रीजन यानी यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं रहते हैं, सो देयर इज अ बैरियर पोटेंशियल फॉर्म इन डिप्लीशन रीजन। और ये बैरियर पोटेंशियल जो रहता है सिलिकॉन के लिए रहता है ये 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए रहता है ये 0.3 वोल्ट। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ कोर्स, तो ये इस तरह से हम करना है कि P इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू N। ये डेफिनेशन में हम देखते हैं कि P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, बट प्रैक्टिकली कुछ अलग केसेस आपको आ सकते हैं, जैसे जहाँ पे P एंड N दोनों नेगेटिव को कनेक्टेड है। तो ये एक केस है, जैसे ये डायोड का सिंबल है, दिस इज P साइड, दिस इज N साइड, और अगर मान लो P इज कनेक्टेड टू -1 एंड N इज कनेक्टेड टू -3, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वेदर दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस और नॉट। सो इन दिस केस हम ये बोल सकते हैं कि पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि P शुड बी एट हायर पोटेंशियल, तो लेट अस फाइंड आउट वेदर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो डायोड इज फॉरवर्ड बायस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस P एंड N के बीच में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि N इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू P। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी Vp माइनस Vn, तो Vp इज -1 माइनस Vn जो है वो है -3, सो ये है -1 + 3। यस, पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। और अगर इसका उल्टा हो गया, मान लो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -1 है, सो इन दैट केस ये हो जाएगा -3 -1, तो आपका आंसर आएगा -2, और उसके कारण आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो इट विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। फॉरवर्ड बायस में और क्या क्या रहता है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती है, बैरियर पोटेंशियल जो है वो भी कम होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। बाकी ये पॉइंट आप याद रखना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जरूर आएंगे। नेक्स्ट, रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में बेसिकली होता ये है कि बैरियर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है, एज वेल एज डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी बढ़ जाती है। सो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके यहाँ वो है रेक्टिफायर। तो इसका वर्किंग तो पूछेंगे नहीं, बट थोड़े बहुत एमसीक्यूज आ सकते हैं इसके ऊपर। तो टॉपिक इज़ वेरी सिंपल, तो यहाँ अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते रेक्टिफायर की केस में। बस एक चीज़ है कि फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो रहती है इट इज़ ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में एक साइकिल में, इनपुट की एक साइकिल में आपको यहाँ पे 2 साइकिल मिलते हैं लाइक दिस। ये है अगर इनपुट साइकिल, तो आउटपुट में यहाँ पे एक साइकिल ये है, दिस इज इनपुट, और ये है आउटपुट। तो यहाँ पे ये एक साइकिल हो रहा है, ये एक साइकिल में आपको यहाँ पे 2 साइकिल मिल रहे हैं, यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बेसिकली हम ये रिपल आउटपुट नहीं चाहते हैं। इसको हमने नाम दिया था पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि यहाँ पे हमें डीसी चाहिए, यानी हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, हमें पल्सेस मिल रहे हैं। बट एनीवे वो पार्ट अलग है। नेक्स्ट इज जीनर डायोड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं, तो उसी की तरह कुछ न्यूमेरिकल्स शायद आ सकते हैं। जीनर डायोड का मोस्टली यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। बाकी भी कुछ डायोड है, फोटो डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड है, सोलर सेल है। ये डायोड्स के बारे में थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जीनर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बट बाकी जो डायोड्स हैं उनके ऊपर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और चीज याद रखने की, जीनर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन, फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। यस, ये दोनों डायोड जो है ये रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करेंगे, लेकिन दोनों में अभी एक और डिफरेंस है कि जो जीनर डायोड है वो ब्रेकडाउन में काम करता है, और जो फोटो डायोड है वो बस रिवर्स बायस रहता है, वो ब्रेकडाउन में नहीं जाता। नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर, जिसमें बेस की विड्थ बहुत कम रहती है।
एमिटर की विड्थ थोड़ी ज़्यादा रहती है और सबसे ज़्यादा साइज या विड्थ जो रहती है वो रहती है कलेक्टर की। ये पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। डोपिंग की बात करें तो डोपिंग एमिटर में सबसे ज़्यादा रहता है, उससे थोड़ा कम कलेक्टर में रहता है और सबसे कम 5% हम बोल सकते हैं बेस में रहता है। तो डोपिंग वाइज अगर हम देखें तो डोपिंग में एमिटर का डोपिंग सबसे ज़्यादा रहता है, फिर कलेक्टर का, और सबसे कम रहता है बेस का। साइज की बात करें तो यहाँ पे कलेक्टर की साइज सबसे ज़्यादा रहती है, फिर एमिटर, और सबसे कम साइज रहती है बेस की। सो दोनों मामले में बेस कम रहेगा। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट इज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टर, उसमें एक्टिव रीजन, देन कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन, ये कुछ रीजन दिए हैं उन्होंने। इसके बारे में आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल्स क्या आ सकते हैं? न्यूमेरिकल्स आपको वी हैव रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, सो वी हैव बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एक रिलेशन है आपके लिए बीटा एंड अल्फा के लिए। या फिर अगर अल्फा आपको एक्सप्रेस करना है, सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये दूसरा रिलेशन है। इन दोनों रिलेशंस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ट्रांजिस्टर में इसके अलावा न्यूमेरिकल्स में कुछ खास नहीं है। वी डोंट हैव फॉर्मूला फॉर वोल्टेज गेन इन स्टेट बोर्ड, ऑफ कोर्स JEE में वो है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। तो लॉजिक गेट्स के एंड गेट, नॉर गेट, सारे जो गेट हैं उनके ट्रुथ टेबल आपको याद रखने हैं और सिंबल्स आपको उनके याद रखने हैं। बुलियन अलजेब्रा जो आपने पढ़ा है टॉपिक, वो आपको याद रखना है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि इफ वी हैव a plus b bar, so a plus b bar is a bar dot b bar, and if we have a dot c यानी एंड ऑपरेशन का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपको मिलता है a bar plus b bar। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये अपने मैथमेटिक्स में लॉजिक जो चैप्टर है उसमें भी शायद देखा है, और इसके ऊपर आपको थोड़े बहुत लॉजिक गेट्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये ब्रीफ है, मैंने थियोरी रिवाइज की है। थियोरी वैसे बहुत ज़्यादा है इसकी, इसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वही मैंने बताया, ज़्यादा कुछ नहीं। सो दैट्स इट। अब हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ योर DPP। पहला जो क्वेश्चन है, PN जंक्शन डायोड वर्क्स एज इंसुलेटर इफ कनेक्टेड टू AC इन फॉरवर्ड बायस, इन रिवर्स बायस टू DC। पहली बात तो डायोड को हम DC सप्लाई ही जनरली देते हैं, बस रेक्टिफायर में उसके अक्रॉस AC वोल्टेज हम देते हैं। बट एनीवे यहाँ पे उसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है C। जब डायोड रिवर्स बायस में रहेगा, इट विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी, सो इन दैट केस इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। सो फर्स्ट का जो आंसर है वो है C, रिवर्स बायस। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन की थियरी मैंने जस्ट एक्सप्लेन की है आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। यस, इट इज ऑप्शन C मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि A में अगर हम देखें तो हमें कौन सा चाहिए, रिवर्स बायस। A में जो है, अगर मैं ऑप्शन A की बात करता हूँ तो A में जो वोल्टेज है -7 -10, तो ये आ रहा है 3 वोल्ट, यानी पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन B की बात करता हूँ तो ऑप्शन B में है -10, यस, ऑप्शन B में है -10, सो -10 माइनस, अब ग्राउंड को कनेक्ट किया है, तो ग्राउंड को कनेक्ट किया है तो इसका वोल्टेज जो है वो है 0, तो ये आ रहा है -10। फिर ऑप्शन C की बात करते हैं तो ऑप्शन C में P, here in this side I am writing voltage connected to P, here the voltage connected to N, so P is grounded, ground यानी 0 वोल्ट रहेगा, और जो N साइड है that is connected to -10, so -10, तो ये +10 आ रहा है। और ऑप्शन D जो है that is again
+10, और ये तो बहुत क्लियर है, ये तो फॉरवर्ड बायस ही है, ये +10 -17, सो ये 27 और ये भी प्लस, तो ये प्लस है, 1 2 3 ये प्लस है, और यहाँ पे आपका जो पी साइड है इट इज निगेटिव, इट इज एट लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू एन साइड, और इसी कारण ऑप्शन बी जो है वो है रिवर्स बायस कंडीशन। सो सेकंड का आंसर है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग डायग्राम विल बी। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे है 5 वोल्ट, फिर है एक रेजिस्टेंस, और फिर दिया है 3 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस है 200 ओम का। तो देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है कि ये सिलिकॉन डायोड है या जर्मेनियम है। अगर सिलिकॉन डायोड होता तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड 0.7 ले लेते, जर्मेनियम डायोड होता तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड हम 0.3 ले लेते। यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन किया नहीं है, और इसी कारण अभी हम क्या करेंगे, इस डायोड को हम आइडियल डायोड एज्यूम करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि वेदर द डायोड इज फॉरवर्ड बायस और नॉट। सो हम देख सकते हैं कि P इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट and N is connected to 3 volt, यानी P is at higher potential as compared to N, तो डायोड इज फॉरवर्ड बायस। और आइडियल डायोड अगर हम एज्यूम करते हैं तो आइडियल डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज 5 - 3, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट and current is potential difference upon resistance, so 2 upon 200 that is 10 raised to -2, तो ये आएगा 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर यानी आपका ऑप्शन है सी, थर्ड ऑप्शन इज सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में a Zener diode has a breakdown voltage of 5 volt with a maximum power dissipation of 240 millivolt. The maximum current the diode can handle will be, maximum current is maximum power upon voltage, तो उसकी जो maximum power है वो है 240 into 10 raised to -3 divided by जो voltage है वो है 5, ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है। सो ये जो है इसका आंसर आएगा 48 इंटू 10 raised to -3, यानी ये 48 मिली एम्पियर, ये इसका आंसर होना चाहिए 48 मिली एम्पियर, यानी फोर्थ का जो ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया है स्टेटमेंट, इन अ Zener रेगुलेटर इफ द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट, सोर्स वोल्टेज दिया है 30 वोल्ट, सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 किलो ओम, सीरीज रेजिस्टेंस 1.5 किलो ओम है, एंड रेजिस्टेंस इज लोड रेजिस्टेंस, ये है आपका लोड रेजिस्टेंस जो कि 2 किलो ओम का है, एंड Zener वोल्टेज, अब ये Zener का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस अगर 10 वोल्ट है तो ये लोड रेजिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द Zener डायोड। अब कुछ करंट सिंबल्स मैंने दिखाया, ये IZ है, ये IL है और ये है I। अब हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू IZ प्लस IL। सबसे पहले वी कैन इजीली फाइंड आउट करंट I, करंट I यानी करंट फ्लोइंग थ्रू 1.5 किलो ओम रेजिस्टेंस। अब इसे अगर हम देखेंगे तो ये 1.5 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ है 30 और यहाँ है 10, तो 30 माइनस 10, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो है 20 वोल्ट। सो करंट I इज 20 अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये टोटल करंट जो है ऑफ कोर्स ये 1.5 के है तो ये मिली एम्पियर में ये आपका करंट रहेगा। दूसरी चीज है
करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम, वी कैन इजीली फाइंड आउट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट. सो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम इज IL is 10 by 2. This is 5 milliampere because it is 2 किलो ओम, तो ये 10 raised to -3 हो जाएगा. सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दो करंट है, हमें IZ चाहिए. सो IZ इज इक्वल टू I माइनस IL. सो 20 बाय 1.5 माइनस 5. सो आपका जो करंट आ रहा है 20 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 1.5. सो ये जो आंसर आएगा आपका 12.5 डिवाइडेड बाय 1.5. आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे दैट इज अराउंड 8.33 मिलीएम्पियर. ये आपका आंसर है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं बेस्ड ऑन जेनर रेगुलेटर. मैंने अभी बताया कि जेनर डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. सो ये इसे सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है डायोड इन विच द करंट carriers are generated by photons through photo excitation is called. यहाँ पे सिर्फ डायोड लिखा है, दूसरा जेनर डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है, तीसरा है फोटो डायोड. ऑफ कोर्स इसका जो आंसर है वो है फोटो डायोड. तो 6 का आंसर है सी. 7th क्वेश्चन नंबर 7. Yes, the relationship between alpha and beta is given by yes, it is beta equal to, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो ये है आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 is in PNP transistor the base is N region. Its width related to P region is smaller. जी मैंने अभी कहा था कि इस बेस की जो साइज है वो बहुत कम रहेगी एज कम्पेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर. यहाँ P N P है. सो P N P का मतलब ये एक एमिटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया और ये हो जाएगा आपका बेस. तो ये जो बेस है इसकी साइज एज कम्पेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर बहुत ही स्मॉल रहेगी. सो इसका जो आंसर है 8 का वो है आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 9. The most commonly used material for making transistor is copper, silicon, silver. Of course, it is option B, silicon. Question number 10 की बात करते हैं. Question number 10 ये कह रहा है in a transistor there are 3 regions called emitter, base and collector where their areas are compared. शुरू में मैंने मेंशन किया था कि कलेक्टर का जो साइज है उसका एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा. सो अभी हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है. कलेक्टर हैज मैक्सिमम, एमिटर हैज मॉडरेट एंड बेस हैज थिन. यस, इट इज ऑप्शन ए. कलेक्टर की साइज, कलेक्टर का एरिया ये हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू एमिटर एंड बेस. यही सवाल डोपिंग के मामले में भी आ सकता है. तो अगर डोपिंग यहाँ पे रहता है इंस्टेड ऑफ एरिया तो यहाँ पे आंसर ये रहता है एमिटर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कलेक्टर और सबसे कम बेस. नेक्स्ट, for a transistor 1 upon alpha minus 1 upon beta is equal to. अब इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आप टेक्स्ट बुक रिफर कर लो. बट आपको ये पता होना चाहिए कि 11th में 1 upon alpha minus 1 upon beta is equal to 1. अगर ये कहाँ से आ गई अगर आपको जानना है तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रांजिस्टर एक्शन करके एक टॉपिक है. उस ट्रांजिस्टर एक्शन में एक फाइनली इक्वेशन उन्होंने दिया है, वो ये है कि IE is equal to IC प्लस IB. तो अगर मैं सबको IC से डिवाइड कर लेता हूँ सो IE अपॉन IC इज इक्वल टू IC अपॉन IC प्लस IB अपॉन IC. अब ध्यान दो यहाँ IE अपॉन IC इज 1 अपॉन बीटा, दिस इज 1, और ये जो है दिस वन IB अपॉन IC दिस इज 1 अपॉन अल्फा. सो ये आपका रिलेशन है 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा.
मेरे ख्याल से रिलेशन में जो दिया है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, बिकॉज इट शुड बी 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1, और यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है, बट एनीवे सो अच्छा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, ये अल्फा है ये बीटा है, और इसीलिए ये अल्फा और ये बीटा, राइट, कुछ गलत नहीं है, मेरी गलती है। सो इसका जो आंसर है वो है 1। सो ऑप्शन है 11th का सी। अब इसमें एक बात बताना ये ज़रूरी है कि अल्फ़ा, तो अल्फ़ा रहता है आपका आई सी अपॉन आई ई। अल्फ़ा को कहते हैं कॉमन बेस करंट गेन। कई बार आपके एग्जाम में ये वर्डिंग्स में अल्फ़ा दिया जाएगा, अल्फ़ा डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, बट बोलेंगे कि कॉमन बेस करंट गेन इज सो एंड सो। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन बेस करंट गेन इज अल्फ़ा। दूसरा है बीटा, बीटा इज कॉमन एमिटर करंट गेन, वो हमें पता है, बट फिर भी पता होना चाहिए इट इज आई सी अपॉन आई बी। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इज कॉमन बेस करंट गेन एंड बीटा इज कॉमन एमिटर करंट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिलीएम्पियर, ठीक है। इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच द कलेक्टर, इसका मतलब ये है कि आई सी इज 90/100 ऑफ एमिटर, so therefore IC upon IE is 0.9, यानी ये उन्होंने जो वैल्यू दी है ये अल्फा की वैल्यू हमें दी है। और if 90 reach the collector, the emitter current will be 9 milliampere, the emitter current will be 11 milliampere, base current will be 11 milliampere, ये ऐसा दिया है, ठीक है। हमें चाहिए एमिटर करंट, सो आई ई इज इक्वल टू आई सी अपॉन 0.9। आई सी है आपका 10 अपॉन 0.9, ये जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज अराउंड 11 मिली एम्पियर, यस इट इज अप्रोक्सीमेटली 11 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे एमिटर करंट इज 11 मिली एम्पियर, तो ये जो ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी, 12th ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि in common emitter transistor circuit the collector current increases by 3 milliampere when its base current increased by 20 microampere, the current amplification factor, यहाँ पे बात हो रही है बीटा की। so beta is also given as change in collector current upon change in base current, so change in collector current is 3 milliampere and change in base current is 20 microampere। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा ये 3/2 1.5 होता है, बट ये 0.15 इंटू 10⁻³ सो ये 150 ऐसा आंसर आ रहा है। 150 यानी ऑप्शन है आपका डी, सो 13 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिलीएम्पियर, फिर से if 80% electrons emitted reach the collector then ऑप्शंस दिए हैं, हमें अभी कंफर्म करना है कि कौन सा ऑप्शन है। एमिटर करंट भी दिया और बेस करंट भी दिया, एग्जैक्टली कैसा करना है देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पे सेम है, इसी की तरह दिया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसी की तरह है, बट थोड़ा चेंज शायद हमें यहाँ पे मिल सकता है, देखते हैं वो क्या है। 80% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुँच रहे हैं, इसका मतलब आई सी इज 80/100 ऑफ आई ई, so therefore IC upon IE is equal to 0.8। यहाँ पे दिया है IC is 10 milliampere, so IE emitter current is 10 upon 0.8। 10 upon 0.8 यानी इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी ये लगभग 1.25, तो ये मिलेगी 12.5 मिली एम्पियर, यानी एमिटर करंट जो हमें मिल रहा है दैट इज 12.5 मिली एम्पियर।
क्या है ऐसा कोई ऑप्शन? नहीं है। एमिटर करंट 12.5 मिली एम्पियर वाला नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ बेस करंट देखते हैं तो ट्रांजिस्टर एक्शन का अभी एक इक्वेशन मैंने लिखा था, वो कुछ इस प्रकार से था कि IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। सो देयरफॉर IB यानी बेस करंट इज IE माइनस IC। सो IE इज 12.5 माइनस 10, ये आ रहा है आपका आंसर 2.5 मिली एम्पियर। यानी बेस करंट जो है वो 2.5 मिली एम्पियर है, इसलिए 14 का आंसर है A। Yes. Next is question number 15. Question number 15 में क्या दिया गया है? ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ बीटा इज 100, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। बीटा दिया है 100 और अल्फा पूछा है, अल्फा इज बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। सो ये 100 अपॉन 101। अगर हम ऑप्शंस देखें तो कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा पता चल जाता है कि बीटा जो है वो है 0.99। तो 15 का जो आंसर है वो है बी। याद रखें अल्फा की वैल्यू जनरली 0.9 से लेके 0.99 तक रहती है। तो ये जो वैल्यूज दी है 1, 0.1, 0.01, ये बहुत रेयर केस है, ऐसा कुछ हो सकता है। प्रैक्टिकली जो वैल्यूज अल्फा की पाई जाती है वो है फ्रॉम 0.9 टू 0.99 तक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज 100 व्हेन बेस करंट चेंजेस बाय 0.2 into 10⁻³ एम्पियर, चेंज इन कलेक्टर करंट विल बी। सेम इक्वेशन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था क्वेश्चन नंबर 16। हमें पता है बीटा इज चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। उन्होंने कौन सा चेंज पूछा है? चेंज इन कलेक्टर करंट पूछा है। सो चेंज इन कलेक्टर करंट इज बीटा टाइम्स चेंज इन बेस करंट। बीटा है आपका 100 into change in base current is 0.2 into 10⁻³ एम्पियर। ठीक, सो ये जो है ये रहेगा 0.2 into 10⁻⁻1। सो ये 2 into 10⁻², या 20 into 10⁻³ क्या है, कुछ है अपने पास ऐसा? यस, इट इज 20 into 10⁻³ यानी 20 ये एम्पियर है, ये मिली एम्पियर हो जाएगा। सो 16 का जो आंसर आ रहा है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से है, इन कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट इफ द कलेक्टर करंट इज 2 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट दिया है एंड अल्फा दिया है, चेंज इन बेस करंट विल बी। ठीक है, ओके। सो अल्फा दिया है और कलेक्टर करंट दिया और चेंज बेस करंट पूछा है उन्होंने। अब अल्फा से बेसिकली हमें एमिटर करंट मिल सकता है और एमिटर करंट मिलने के बाद हमें फिर निकालना है बेस करंट। ठीक है, अल्फा इज 0.98 और बेस करंट पूछा है। यहाँ पे दो मेथड से, एक तो आप पहले एमिटर करंट फाइंड आउट कर लो और उसके बाद आप बेस करंट निकाल लो, या फिर अल्फा दिया है, अल्फा से पहले आप बीटा निकाल लो एंड बीटा इज IC अपॉन IB से आप बेस करंट निकाल सकते हो। किसी भी एक मेथड से आप इसे कर सकते हो। मैं अल्फा बीटा को देख लेता हूँ कैसे हम कर पाते हैं। सो वी हैव बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98। सो ये जो आ रहा है 0.98 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये 98 अपॉन 2, ये आंसर है 49। तो बीटा इज 49। नाउ IC अपॉन IB इज 49। सो IB इज इक्वल टू 2 अपॉन 49। 2 अपॉन 49, 2 अपॉन 49 क्या आ सकता है? 2 अपॉन 49 लगभग आएगा 40 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ। 49 इज क्लोज टू 50, तो 2 अपॉन 50 जो रहेगा वो आपको आंसर देगा 0.04। तो उस हिसाब से माइक्रो एम्पियर में आपको आंसर मिलेगा, बिकॉज ये जो करंट है इट इज
इन मिली एम्पियर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो बेस करंट आपको मिल रहा है दैट इज क्लोज टू 40 माइक्रो एम्पियर। कैलकुलेशंस करके आप कंफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। जी क्वेश्चन नंबर 18 है इन कॉमन बेस सर्किट ऑफ द ट्रांजिस्टर द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर यानी 0.95 है। तो कई बार स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है बीटा लेना है या अल्फा लेना है। मैंने अभी बताया कि अगर अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू 0.9 से लेके 0.99 तक रहेगी और वैल्यू के हिसाब से जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिया है वो दिया है अल्फा, बीटा नहीं दिया है। कैलकुलेट द एमिटर करंट इफ बेस करंट इज 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, सो अल्फा इज 0.95 ये दिया है और मेरे ख्याल से बेस करंट दिया है। बेस करंट कितना दिया है आपको 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, हम करने की कोशिश करते हैं। लेट अस फाइंड आउट बीटा। सो बीटा इज अगेन अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो 0.95 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.95। सो ये 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05। सो 95 बाय 5, ये मेरे ख्याल से आंसर रहेगा 19। सो बीटा इज 19। इससे कुछ फायदा मिलेगा? उन्होंने पूछा क्या हमें? एमीटर करंट पूछा है। ठीक है, तो एमीटर करंट पूछा है। देखो अल्फा एंड बेस करंट डायरेक्टली आपको एमीटर करंट नहीं मिलेगा। एक तो पहले आपको बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर अल्फा से नहीं, बीटा ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो बीटा मिल गया। ओके, नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा इज IC अपॉन IB, दैट इज 19। सो देयरफॉर IC इज इक्वल टू 19 इंटू IB, 19 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये रहेगा 19 इंटू 0.2 यानी ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻⁻3। ये है IC। और अगर आप IC आपको मिल गया, IB आपके पास है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अगर आप ये इन दोनों की एडिशन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। तो 18 का जो आंसर है वो है लगभग सी, ऑप्शन सी, 4 मिली एम्पियर। ये हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर है और ये है 3.8 मिली एम्पियर। सो आपको आंसर मिलेगा 4 मिली एम्पियर। सो 18 का जो आंसर है वो है 4 यानी सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द लॉजिक बिहाइंड नॉर गेट इज दैट इट गिव्स। अब इसके लिए हम थोड़ा सा ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि क्या है ट्रुथ टेबल नॉर गेट का। सो A, B और Y, ये 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर और रहता तो इनका आंसर 1 1 1 रहता, बट नॉर है तो ये 0 0 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो ट्रुथ टेबल आपके सामने है। अब इट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। यस, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लो आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, नहीं। हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, बिल्कुल नहीं। सो इस प्रकार से 19 का जो ऑप्शन है वो आ रहा है ए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नॉट गेट। तो नॉट गेट का फंक्शन टू स्टॉप अ सिग्नल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन्वर्ट एंड इनपुट सिग्नल, यस, यही उसका फंक्शन है। फिर भी सी देख ले, चेंज द लॉजिक इन द डिजिटल सर्किट। चेंज द, नहीं, ये नहीं है। लॉजिक चेंज करना है नहीं, उसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट लगता है तो ये नहीं हो सकता। कॉम्प्लीमेंट द सिग्नल, नहीं सॉरी, ये कुछ अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नॉट गेट। ओके, तो 20 में नॉट गेट जो है वो सिग्नल को इन्वर्ट भी करता है, चेंज द लॉजिक भी करता है एंड कॉम्प्लीमेंट अ सिग्नल। सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट है उसका उल्टा करना। 1 है तो 0 या 0 है तो उसको 1 करो। तो ऑब्वियसली 20 का जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट इज 21। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आउटपुट 1 इन एंड गेट। ठीक है,
ओके यार, ये तो बहुत ही सिंपल है, 21 का जो आंसर है। एंड गेट में ऐसा है कि जब तक सारे सिग्नल 1 नहीं होते तब तक आपको आउटपुट 1 नहीं मिलेगा, और इसलिए 21 का आंसर है सी, क्योंकि उसमें उस सी में ए एंड बी दोनों 1 है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, एंड गेट में जब तक सारे इनपुट 1 नहीं होते तब तक आपको आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। 22 में ट्रुथ टेबल दिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स करस्पॉन्ड टू ट्रुथ टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे 1 1 पे 0 है, और फिर सब जगह पे 1 1 1 है। इसका मतलब है ये है नैंड गेट। यस, क्योंकि अगर मैं एंड गेट का आउटपुट आपको दिखा दूं, तो एंड गेट का आउटपुट अगर इनका जो सीक्वेंस है उस हिसाब से जाए, सो 1 1, फिर है 1 0, फिर है 0 1, और फिर है 0 0। अगर ये एंड गेट होता तो एंड गेट में सिर्फ यहाँ पे 1 मिलता और ये 0 0 0 है, परंतु हमें जो आउटपुट दिया है वो दिया है ये 0 है, और ये बाकी सारे 1 1 1 है। दैट मीन्स इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट, यानी ये है नैंड गेट। तो 22 का जो ऑप्शन है वो है सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 कुछ ये बता रहा है कि आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे एक नैंड गेट दिया है और फिर एक नैंड गेट है, बट आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था सेमीकंडक्टर की क्लासेस में कि जब नैंड एंड नॉर ये दोनों गेट के दोनों इनपुट्स जब एक ही सिग्नल को कनेक्टेड है, तो नैंड एंड नॉर एक्ट एज नॉट गेट, यानी इसका इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं तो ये है इनिशियल नैंड गेट और इसका इक्विवेलेंट है नॉट गेट। दिस इज एक्टिंग एज नॉट, ये है नैंड, ये है नॉट। तो नैंड को नॉट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एंड ऑपरेशन। सो 23 का जो आंसर है x इज इक्वल टू ए डॉट बी, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा ये a है ये b है, तो यहाँ पे मिलेगा a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ a डॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Which logic gate produce low output when any of the input is high? ये है आपका नॉर गेट। यस, यहाँ पे है क्या, ये मेरे ख्याल से है, यस, ये नॉर का ही आउटपुट है। तो अगर आप देखोगे सो अगर ये और गेट होता तो ये 0 1 1 1 होता, परंतु ये नॉर का मैंने लॉजिक गेट लिखा है और ये स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल है ट्रुथ टेबल। क्या दिया है वहाँ पे, विच लॉजिक गेट प्रोड्यूस लो आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। एनी ऑफ द इनपुट जब हाई होता है तो आपका जो आउटपुट है वो 0 रह जाएगा, और ये सिर्फ एक ही गेट करता है वो है नॉर गेट। तो 24 जो है उसका आंसर है नॉर, यानी ऑप्शन है उसका डी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। सो 25 में for a transistor current ratio alpha is 69/70, current in beta is, beta हमें पता है beta is alpha upon 1 minus alpha, so alpha है 69/70 upon 1 minus 69/70, तो 69/70 divided by 71/70, क्योंकि ये 70 माइनस 69 अपॉन 70 ये ऐसा हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है वो है 69। तो आपका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 25 का वो है सी। ये सारे क्वेश्चंस आपके सीईटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स कुछ और इसमें टाइप्स है जो हमने पहले भी सॉल्व कर लिए हैं, तो पूरी रिवीजन अच्छे से करो। सेमीकंडक्टर में क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे, इसलिए टॉपिक को ऑप्शन में मत छोड़ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। खास करके लॉजिक गेट या ये अल्फा और बीटा के अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर सेमीकंडक्टर।